इकोलॉजी के लेक्चर्स में अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम या पर्यावरण के घटकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर्यावरण में अनेक कारक या घटक जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कारक या फैक्टर्स क्या होते हैं। ये फैक्टर्स जो होते हैं ये कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल हो सकता है, या कोई भी पदार्थ होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सजीव के आसपास उपस्थित होता है और उसके जीवन में किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित करता है। उसको हम लोग एक फैक्टर या कारक कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा कारक या कंपोनेंट। और आधुनिक पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों द्वारा पर्यावरण के अलग अलग घटकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। वो है जैविक घटन या बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये इनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स को मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स। और कई बार इसको क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिक फैक्टर्स, इनमें तीनों में अलग कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो दूसरा है वो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसको आगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें 7 तरह के मुख्य रूप से इसमें जैसे प्रकाश है, लाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, जल है या वाटर है, फायर है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ सकती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर जैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे जो वायु है, प्रकाश है या टेम्परेचर है, वर्षा है, कितना रेनफॉल किसी जगह पे हो रहा है, वहाँ पर कितना मॉइस्चर का कंटेंट है, जो हवा है उसकी क्या गति से वहाँ पे चलती है, वहाँ पे जो गैसेस हैं वो क्या हैं और किस प्रकार की हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के जो पाए जाने वाले, किसी भी स्थान में पाए जाने वाले प्लांट्स या एनिमल्स को इफेक्ट करेंगी। तो इनको हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स के क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लेते हैं। और दूसरा जो है वो एडाफिक फैक्टर्स हैं। एडाफिक फैक्टर्स जो है वो मुख्य रूप से सॉइल से रिलेटेड होते हैं। ये मुख्य रूप से मिट्टी या उसके माध्यम से संबंधित कारक हैं, जिसमें प्लांट्स जो है वो उगते हैं। तो इसमें जो मिट्टी की संरचना कैसी है, वो किस प्रकार से बनी है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रक्रियाओं से वो बनी है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें जो मुख्य टॉपिक्स आते हैं जैसे सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, उसमें कितना जल है, उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उसका भौतिक या फिजिकल और केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये सारा कुछ एडाफिक फैक्टर्स के अंदर आता है। और जैसे इसमें टोपोग्राफी लिखी है, टोपोग्राफी को कई बार हम लोग अलग भी करते हैं, जैसे भौगोलिक या भू आकृतिक कारक भी हम लोग कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिजियोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक फैक्टर्स लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्लांट और एनिमल्स या जंतुओं के ऊपर अलग जो जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ऊंचाई है, ढलान है, पर्वत की श्रृंखला है, भूमि का उभार है, इन सब का भी वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर वहाँ की जो टोपोलॉजी का क्या इफेक्ट है, उसको टोपोग्राफिक फैक्टर्स या फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कहा जाता है। और इसके बाद जो बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, ये जो जीवित या किसी भी पर्यावरण में उपस्थित सजीव प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब का और इनके पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, जब इसका अध्ययन किया जाता है तो इसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग फर्दर इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स।
जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मुख्य रूप से आप लोगों को पता ही है, ये वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी मदद से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसेस, जैसे हम जानते ही हैं, इस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं या एनर्जी को, या हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो कार्य करते हैं वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। और ये जो इकोसिस्टम की जब चेन्स हम लोग देखते हैं तो सबसे प्राइमरी लेवल पर ये प्रोड्यूसर्स ही आते हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वह जानवर होते हैं जिन, या वह एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये सोलर एनर्जी की मदद से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। और ये प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने भोजन के लिए ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इनको हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। हेट्रोस का मतलब होता है दूसरे और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फीडर, मतलब अन्य जो प्लांट्स या अन्य चीज़ों के ऊपर जो अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इनको हम लोग आगे मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो मुख्य रूप से वह जीव या वह जानवर होते हैं जो उन प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो मुख्य रूप से प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, या सिर्फ घास हो गया या कोई पत्तियां हो गई या पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं या हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे खरगोश हो गया या हिरन हो गया या गाय हो गई, काऊ हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद दूसरे लेवल पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? ये वह एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स से अपना भोजन लेते हैं। जैसे इसमें बिल्ली हो सकती है या लोमड़ी हो सकती है, या इसमें स्नेक्स या सांप जो है इसका उदाहरण होता है, जो कि इसमें फ्रॉग्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को या कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब उसके बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये भी कार्निवोरस होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर अपना भोजन, वो ये प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें वुल्फ आ गया या भेड़िया आ गया, तो इनको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और उसके बाद आते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इनको हम लोग ओमनिवोर्स भी कह सकते हैं। ये सबसे ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर, मतलब ये वो जानवर होते हैं जिनको बाद में कोई और जानवर जिनका अपना भोजन नहीं बना सकता, तो ये फूड चेन में सबसे ऊपर लेवल पे, जो सबसे लास्ट लेवल पे जो एनिमल्स आते हैं उनको क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे इसमें शेर हो गया या चीता हो गया, इनको हम लोग क्वाटरनरी कंज्यूमर्स में रखते हैं। ये लार्जेस्ट कार्निवोर्स होते हैं। ये टर्शरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, पर ये इंटर्न इनको कोई दूसरा जानवर जो है वो नहीं खा सकता। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रोड्यूसर्स के बारे में बता दिया और कंज्यूमर्स के बता दिए। कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स की श्रेणी में हम लोग बैक्टीरिया या फंजाई को रखेंगे। जैसे हमें पता है कि ये जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिके करके, जैसे जो प्लांट्स या एनिमल्स नष्ट हो मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का काम करके और जो उनके अंदर जो उसके अंदर घटक हैं उनको तोड़ के और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चेन का काम करते हैं, जो कि लॉक्ड जो कंपाउंड्स होते हैं, घटक होते हैं, उनको फिर से ब्रेक करके और इंडिविजुअल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात की, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में मुख्य रूप से क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ये तीन फैक्टर्स आते हैं। और बायोटिक में हम लोग प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये तीन घटक पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बने रहिएगा, हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।